ब्यूरो चीफ सुप्रिया श्रीवास्तव के साथ में यहाँ पे हम लोग एक चर्चा, जिसे चाय की चर्चा हम कहते हैं, आज इस चाय की चर्चा पे हमारे साथ राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय राकेश मणि त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। आपसे हम कुछ सवालात करेंगे, कुछ मन की बातें करेंगे और कुछ जज्बात, मन की बात, जज्बात, कुछ बात। आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ ये भी जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आपने राजनीति में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। देश की वर्तमान परिदृश्य क्या कहती है। देश में आज जो परिस्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। आज भुखमरी और महंगाई के आंकड़े जो हैं देश के सामने, वो किसी से भी अछूते नहीं हैं। आइए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय का अपने चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। हम जानना चाहेंगे आदरणीय कि आपका राजनीतिक सफ़र राजनीति के क्षेत्र में कैसे शुरू हुआ और राजनीति में रुझान कैसे आपका बढ़ा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति हम लोग छात्र जीवन से संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर के और परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग जुड़े। उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ये लगा कि आज हम लोगों की आवश्यकताएं जो हैं, युवाओं को राजनीति के तरफ आना चाहिए। उस संदर्भ में हम लोग की शुरुआत राम जन्मभूमि आंदोलन से हुआ। फिर उसके बाद मैं भाजपा युवा शाखा से जुड़ा। युवा शाखा से जुड़ने के बाद मैं लगातार काम करता रहा। लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी से और जो भारतीय जनता पार्टी से टकराव शुरू हुआ है, हम लोग राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी में आ गए और उसके बाद लगभग मैं भारतीय जनता पार्टी से कटता चला गया। बाद में मैं लगातार वनवास की तरफ, राजनीतिक वनवास की तरफ मैं रहा। 2016 में 15-16 में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और 17 के चुनाव में से पहले यानी मैं 16 में जो है कि प्रदेश महासचिव हुआ। उत्तर प्रदेश में जो 17 में जो चुनाव हुए उसका मैं चुनाव संचालन समिति का सदस्य रहा। के शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे। हम लोगों ने एक बहुत अच्छे तरह से एनसीपी को चुनाव लड़ा है। लेकिन जब चुनाव में परिणाम आया नहीं आया वो अलग की बात है, संगठन की बात रही। लेकिन मुझे लगता था कि मैं कहीं अच्छे जगह हूँ, मेरा एक स्तर बढ़ रहा था। लेकिन महाराष्ट्र में जब संतों की हत्या पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं कुछ बोला है, छोटी छोटी बातों को लेकर हिंदुत्व को टारगेट करना है, संतों की हत्या है और निर्मम हत्या, जिसको कह लीजिए हत्या तो हत्या होती है, निर्मम हत्या है, ईंटे से कुचल करके, गाड़ी से कुचल करके। उसके बाद मैंने देखा कि ये लगातार जो घटनाएं घट रही, तो मैं खुद को अपराध बोध महसूस करने लगा कि जो मैं जहां हूं वहां मुझे नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद मैं वहां से त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देने के बाद मैं जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव चुना गया। इसी गोरखपुर में एन पब्लिक स्कूल में जो है कि उसका सम्मेलन हुआ, 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। उसमें मैं राष्ट्रीय महासचिव चुना गया। लेकिन पार्टी के अंदर जो बातें चल रही थी शायद उस समय तक मुझे पता नहीं था। बाद में हमको लगा कि जो ये सत्ता के लिए, एक पद के लिए जो एक पद की लालसा होती है, उस चक्कर में जो है कि पार्टी को जो जयप्रकाश नारायण जैसे, राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े राजनेता, जो मनीषी हमारे राजनीतिक मनीषी थे, जयप्रकाश नारायण जी के सपनों को कुचला जा रहा है वहाँ। इसलिए मुझे वहाँ से हटने में अपना भलाई समझा
और हम लोग राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन 6 महीने पहले किया, जिसमें शशि प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय संयोजक हैं इस समय। पूरी राष्ट्रीय समता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके एक अहम जिम्मेदारी दी वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। उसको लेकर मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। संगठन पे काम हो रहे हैं, संगठन को हम लोग मजबूत बना रहे हैं और आगे हम लोग उस पर रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और आगे भी हम लोग इस पर कार्य लगातार कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी निकाय चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और आप लोगों को हम एक बड़ा सम्मेलन हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सम्मेलन तो नहीं, का बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसमें वो सारी चीज़ें आप लोग मीडिया बंधु से वो सामने आएगी। जनता आपसे ये भी जानना चाहती है कि आपका संगठन नया है, आपके पास योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी जानना चाहते हैं, दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं जी कि पूरे भारतवर्ष में कितने राज्यों में आपका अभी तक इस पार्टी का गठन हो चुका है। देखिए, अभी 6 महीने पुरानी पार्टी है, लेकिन फिर भी यूपी उत्तर प्रदेश के साथ हम दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार, हरियाणा 5 स्टेट में अभी हम लोग पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन घर लगातार चुनाव और जो है कि अभी हम लोग चुनाव आयोग में हम लोग हैं, तो इसलिए अभी हम उस पर फोकस भी नहीं कर रहे हैं। और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और जो है कि माननीय निर्वाचन आयोग का थोड़ा सा भी हम लोग को सहयोग जल्दी से जल्दी मिला, तो पार्टी हमारा रजिस्ट्रेशन आ जा रहा है। क्योंकि उस समय जब बना था तो हम लोगों ने घोषणा केवल किया था और उस पर लगातार काम चल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन मेरा आने के बाद उसके बाद हम अन्य राज्यों में हम लोग विस्तार करेंगे और संभवतः हम महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिहार में हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में हो गए, यूपी में हमारा संगठन मजबूती से विस्तार की तरफ चल रहा है। तो हमें लगता है कि मतलब इसके लिए अभी हमको 2-4 महीने का टाइम लगेगा विस्तार में, और इसके लिए हम तैयार हैं, संकल्पित। हमारे एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से लगा हुआ है और जो है कि जो हमारे आदर्श और मूल्यों के साथ हम राजनीति में आए हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह जो अपने खून पसीने से पार्टी को जो खड़ा कर रहे हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम जल्द से जल्द अपने संगठन को विस्तारित रूप देने जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष की होती है। ऐसे पे हम जानना चाहेंगे कि आपको आपके संगठन ने किन जिम्मेदारियों के साथ इस पद पर सुशोभित किया है। देखिए, मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व तो मेरे ऊपर विश्वास किया और हमको एक अहम पद दिया गया है। उसको लेकर हम लोग लगातार अभी मैं दौरे पर हूँ। अभी 3 दिन पहले मैं आपके फैजाबाद, आजमगढ़, अंबेडकर नगर के मैं दौरे पर, और लगातार इस पर दौरा चल रहा है। संगठन बनाने का तरीका जो हमारा ये विचार जो चल रहा है, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना और हर जिले में जिलाध्यक्ष के साथ जिले का मजबूत संगठन और लगभग सारे इकाइयों को एक साथ हम लोग खड़ा कर रहे हैं। अभी तक जो वर्तमान सरकार है या तो जो लोग उनके साथ जुड़े हैं वो सत्ता के लिए जुड़े हैं या निजी स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, तो अभी लोग जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जो लोग जुड़ रहे हैं वो बेहतरीन ढंग से जुड़ रहे हैं, अपना खर्च करके जुड़ रहे हैं। पार्टी के पास कोई फंड नहीं है, लेकिन उसके बाद लोग अपना तन मन धन लगा करके पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको मैं बधाई का पात्र मानता हूँ कि जो लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करके राष्ट्रीय समता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने, सराहनीय बात यहाँ पर कहा है। अपने चैनल के माध्यम से हम ये भी जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय समता पार्टी का, आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है। देखिए, मेन बात परिवारवाद के खिलाफ हम लोगों का एक हम लोग मुहिम चला रहे हैं। परिवारवाद राजनीतिक कोढ़ है, बाप भी रहा, आजा भी रहा, परपाजा भी रहा, हम भी हैं। यानी एक परिवार जो पार्टी चलाता है हम उसके विरोध में है। दूसरी बात, महिलाओं को जो 50% आरक्षण देने की बात चल रही थी, मैं उसको भी लेकर हम संघर्ष करें। तीसरी बात यह है, हम जो मेन मुद्दे हमारे हैं जिस पर हम लोग एकदम संकल्पित रूप से काम कर रहे हैं,
आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ आज आपको छोटी दिखाई देगी, मेरा कहना छोटा दिखाई देगा, लेकिन आने वाले समय में समय की मांग है कि राजनीति को परिवारवाद से अलग रखा जाए, अलग किया जाए। हो नहीं सकता है, विधायक हो, सांसद हो, यानी कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका जो वेतन जनता के पैसे से, जनता के टैक्स से, जनता के गाढ़ी कमाई से दिया जाते हैं, अगर जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव करके उनको जब तक वो विधायक हैं, जब तक सांसद हैं, जब तक जिला पंचायत सदस्य हैं, जो भी जिस पद पे हैं वो रहते हैं, तब तक उनको एक छोटा सा जो है कि उनको एक हिस्सा दिया जाए। जो 2 लाख 3 लाख का जो बजट उनको हर महीने मिलता है, उसको ख़त्म किया जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहते हैं कि वो जब उस पद पे नहीं है तो उनको कोई तनख्वाह की जरूरत नहीं है, उनको कोई सरकारी सुविधा की जरूरत नहीं है, उनको कोई पेंशन की जरूरत नहीं है। यही हमारे राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह जी संकल्पित रूप से इसको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, राजनीति में एजुकेशन का एक अपना दायरा फिक्स हो। जो व्यक्ति इंटर है, बीए है, बीएससी है, एमएससी है, जो भी है, जिस दायरे में है, एजुकेटेड है, तो चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि हम जनता को एक रास्ता दिखाने के लिए आ रहे हैं। गुंडे मवालियों को किसी भी तरह से, जिसके ऊपर कोई भी धारा है, कोई भी चार्जशीट है, जब तक वो फाइनल नहीं होता तब तक उसको चुनाव से वंचित किया जाए। तीसरी बात यह कि जो लोग वोट नहीं डालने का काम करते हैं उनको किसी भी तरह की सरकारी सुविधाएं न दी जाए। ये हमारे एजेंडे में है, ये मैं अपने मैनिफेस्टो में मैं लेकर आ रहा हूं। आज जहां पे हमारे राजनीतिक मनीषी बैठे करते, आज जा करके अपराधी के तत्व लोग बैठते हैं वहां पे, न उनको एक डिबेट करने का कोई उनको जानकारी है, न लोकसभा चलाने की कोई जानकारी है, न उनको कैसे विधानसभा में क्या प्रश्न उठाए जाए इसकी जानकारी है। उनको एक ही जानकारी है, उन्होंने 2-3 हत्याएं किए, बलात्कार किया, मर्डर किए और आ गए, पब्लिक में उनका वाह वाह हो गया। उसके बाद पैसे के दम खप पर वो राजनीति को बंधक बना करके भारतीय संविधान के का जो मंदिर है उसको बंधक बना कर रखे हुए हैं। आज आप देख लीजिए, चाहे भाजपा में हो, चाहे सपा में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे किसी भी दल में, किसी एक दल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्षमा कीजिएगा, आज वो किसी भी दल में है, उनका एक सिक्का चलता है। कतई नहीं होना चाहिए ये। जिस कुर्सी पर परम पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठा करते थे, जिस कुर्सी पर चंद्रशेखर जी बैठा करते थे, जिस कुर्सी पर देश के हमारे मनीषी जयप्रकाश नारायण लोहिया जी बैठा करते थे, आज बलात्कार और मर्डर करने के बाद वो अपनी छवि बना करके वो जाकर के उस कुर्सी पर अगर वो व्यक्ति बैठा है, तो इससे बड़ा भारत का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। हमको इसके खिलाफ लड़ना है, हमको इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसको ये चीजें जन जन तक पहुंचाने का कार्य होगा और भारत की जनता को जागरूक करने के लिए हर व्यक्ति को संकल्पित करना होगा। ये राष्ट्रीय समता पार्टी है और राष्ट्रीय समता पार्टी एक विचार की पार्टी है, परिवार की पार्टी कभी नहीं हो सकता है। मेरा संविधान है, एक साल से ज्यादा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता है। किसी भी राजनीतिक दल में यह होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा आप नहीं रह सकते हैं। एक परिवार के पास जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं रह सकता है, उसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से क्या फायदा भाई? आप लोगों को जो फ्री दे रहे हैं, किस चीज में दे रहे हैं? आज राजनीति, भारत की राजनीति ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बन करके रह गई है। उसको कठपुतलीवाद को हमको खत्म करने की जरूरत है। ये राष्ट्रीय समता पार्टी का संकल्प है और केवल राष्ट्रीय समता पार्टी ही इस संकल्प को दोहराने का काम करेगी। बाकी हमें लगता है कि भारत की राजनीति में या भारत का कोई भी राजनीतिक दल इसको नहीं मुद्दा बना सकता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैनल में स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। किसी दूसरे नेता को पूछिए कि चुनाव से पहले आपकी हैसियत क्या थी, 2 चुनाव पहले से आपकी हैसियत क्या थी, और 2-3 चुनाव लड़ने के बाद जो है कि जो आदमी 2 चुनाव लड़ने से पहले मोटरसाइकिल से नहीं चलता था, 3 चुनाव लड़ने के बाद वो फॉर्चूनर उसके पास लाइन लग जाती है, वो पैसा आया कहाँ से?
चर्चा इस पर होनी चाहिए। अगर उसने फॉर्च्यूनर लिया है, प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव करके हर 6 महीने बाद सांसद और विधायक को अपना ये देना चाहिए, RTR बैलेंस शीट बना कर देना चाहिए भारत सरकार को। और मैं माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप भारत की जनता के सुख दुख को अगर आप हर स्तर से बांटने के लिए कहते हैं, तो जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव करके ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट सांसद और विधायकों के खिलाफ आपको कदम उठाना चाहिए। क्योंकि देश की 125 करोड़ जनता आपको भरी निगाहों से इसीलिए देखती है कि आप कुछ करने की जज्बात रखते हैं। मैं एक पार्टी का मैं एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने की वजह से, एक कार्यकर्ता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं, हमारे यहाँ कोई पद का महत्व नहीं है। तन मन धन के साथ जनता की आवाज उठाने वाला व्यक्ति ही हमारे यहाँ जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, मैं लिखूंगा, पत्र भी लिखूंगा, हम लोग लिखने जा रहे हैं कि इस पर बदलाव कीजिए। किसी भी दल का हो, मैं नहीं कहता भाजपा को, कांग्रेस का, किसी भी दल का हो, निर्दलीय भी हो, उसका एक दायरा होना चाहिए। 6 महीने के बाद, साल भर के बाद RTR जैसे भरता है, वो सदन के पटल पर वो सारी चीजें रखे अपनी, कि हमारे पास फॉर्च्यूनर थी तो दूसरी फॉर्च्यूनर मैंने खरीदा, इस हिसाब से खरीदा। सारे पूरे परिवार का डाटा एक सरकार के पास होना चाहिए कि सारा परिवार करता क्या है। बहुत से राजनेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कमाई कुछ नहीं है, कहते मेरे पास एक भी घर नहीं है, लेकिन 200 फॉर्च्यूनर खड़ी रहती है। कहाँ से आता है पैसा? ये भारत की जनता को निर्णय लेना पड़ेगा, राष्ट्रीय समता पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि सदन के सम्मानित सदस्यों को हर 6 माह पे, 1 साल पे ITR अपना पटल पे रखना चाहिए। 6 महीने पर 6 महीने पे। तो अगर सदन के पटल पर रखने की बात करते हैं तो एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि भारत का जो सबसे बड़ा आंतरिक लेखा प्रणाली है CAG, कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि उज्ज्वला कनेक्शन में जितना गरीबों को गैस दिया गया, उसके मूल्य का 2.5 गुना पैसा उसके विज्ञापन पे खर्चा किया गया, और माननीय सदस्यों ने उसको पटल पे रख के, चर्चा तो दूर की बात है, पटल पे उसको आने ही नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? तुमको पता है कि अगर इसका हम विरोध करेंगे तो फिर सरकार हमारा विरोध करेगी, क्योंकि वो जो कुकर्म करके अपना पीछे छोड़े हुए हैं, वो यहाँ उसका हिसाब सरकार ले लेगी ना। तो सरकार के टैक्स उन्होंने नहीं आने दिया। तो जब कैग की रिपोर्ट को पटल पे लाके चर्चा नहीं करा रहे हैं, तो ये कैसे माना जाए कि वो अपने ITR को पटल पे लाके चर्चा कराएंगे? हम जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव की बात करते हैं। अगर देश कहता है कि मोदी जैसा और अमित शाह जी जैसा अगर हमको गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मिला है, जो कानून बना करके समान रूप से लोगों को चलने की कोशिश लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। अभी कई बिल आने वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। तो सरकार अगर उसमें हिम्मत जुटा सकती है तो इसमें हिम्मत करना चाहिए, और सरकार को इस पर सामने आना ही चाहिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भारत की जनता की तरफ से राष्ट्रीय समता पार्टी कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें यह पता चला है कि राष्ट्रीय समता पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ की कुछ चर्चाएं, अफवाहें उड़ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अफवाह नहीं है, ये सही है, लेकिन अभी उस पर कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग बैठ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया जाएगा कि उसके तहत क्या करना है, कैसे करना है। अभी अखिलेश जी ने हमारे राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह जी को और राष्ट्रीय महिला की जो अध्यक्ष हैं वंदना सिंह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कैप्टन राजकुमार साहब को, तीनों लोगों को बुलाए थे, बात की हुआ, और 2-3 बार इस पर लोगों ने मिलकर बैठकर चर्चा भी किया है। और इसी संदर्भ में राष्ट्रीय समता पार्टी की एक प्रतिनिधि मंडल जो है कि सपा प्रत्याशी डिम्पल जी का प्रचार भी करने गया था,
और आने वाले भविष्य में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा है तो लगभग हमारा गठबंधन फाइनल है सपा से, और ये केवल ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। और हमें लगता है कि 2024 से पहले सारी सब कुछ सामान्य रहा, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें करके और हम लोग आगे एक दिशा में बढ़ने का काम करेंगे। ऐसी क्या आपको बातें समाजवादी पार्टी में दिखाई पड़ी जो कि बीजेपी से आपको दूर कर रही है? देखिए, विचारधारा की बात है, और अगर बात है जो मेरे तरफ बढ़ेगा तो उसके तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, केंद्र और सरकार में। माननीय महाराज जी भी, पूजनीय महाराज जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, 10 साल रहेंगे ही रहेंगे, उसके आगे भी अब उत्तर प्रदेश की जनता जाने। तो भी महाराज जी को जो है खुद अपने दम पर के वो लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह मजबूत है, तो इनको अलायंस की जरूरत है नहीं। जितना अलायंस है उसको हमें लगता है कि लेकर चलने में वो पर्याप्त है। हम अभी पैदा हुए हैं। अखिलेश जी 10 साल से मानकर चलिए कि वो विपक्ष में है, तो हर विपक्ष में बैठने वाला व्यक्ति एक वोट बैंक की तलाश करता है, और ऐसे मजबूत संगठन की जरूरत होती है किसी भी विपक्षी को कि जो उसको बैकअप दे सके पीछे से। तो हमें लगता है कि अखिलेश जी को वो चीज़ शशि प्रताप सिंह में और राष्ट्रीय समता पार्टी में वो चीज़ दिखाई दी हो, तो वो बातचीत आगे बढ़ाए। हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, और आज के डेट में नेताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में भी, अंतिम संस्कार में भी, और मैनपुरी से डिम्पल जी के भी चुनाव प्रचार में लगातार राष्ट्रीय समता पार्टी साथ चल रही है। तो अखिलेश जी को भी लगे कि भाई जो आदमी दिनों रात मेरे साथ खड़ा है, दुख में, सुख में, खुशी में, गम में, तो उसको साथ लेकर चला जाए। हमें लगता है कि उनको ही लगा होगा, और शशि प्रताप सिंह इसके बेहतर विकल्प है। राष्ट्रीय समता पार्टी एक बेहतर विकल्प है। आज आपके पॉकेट में अगर 10 रुपया है तो आपको 10 लोग मिल जाएंगे चाय पिलाने वाले, लेकिन जिस दिन आपके पॉकेट में अगर 10 रुपये नहीं है तो बहुत कम लोग होंगे जो आपके सुख दुख के साथी होंगे कि आपके साथ खड़ा होकर के आपको 100 रुपया दे दें। तो आज 100 रुपये नहीं, सपा को मजबूती की जरूरत है, और वो राष्ट्रीय समता पार्टी ही दे सकती है, जहाँ पे हर अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय संयोजक से लेकर एक एक कार्यकर्ता संकल्पित रूप से अपने संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये राष्ट्रीय समता पार्टी है। तो अखिलेश जी को लगा होगा कि जहाँ इतने समर्पित और संकल्पित कार्यकर्ता हैं, तो उनको साथ लगा और लेकर चल रहे हैं। मैं इसके लिए अखिलेश जी को समाजवादी पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम राष्ट्रीय समता पार्टी को इसलिए उन्होंने समझा है। जी, अभी हाल के इस भारतवर्ष की राजनीति में ऐसा देखने में आ रहा है कि भारत की राजनीति को कहीं न कहीं जातिवादी व्यवस्था भी प्रभावित कर रही है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जातिवादी व्यवस्था तभी टूटेगी जब हमने आपसे एक शब्द बोला है ना कि मतलब जो सदन में जब इस तरह की जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, अपराधीकरण, जो राजनीति का, भारतीय राजनीति का अपराधीकरण हो गया, जिसको बहुत खून पसीने से हमारे शहीदों ने सींचा था, तो उसका असर जमीनी स्तर पर भी पड़ेगा और पड़ रहा है। इसको हटाने के लिए एक ही यह है कि जो राष्ट्रीय समता पार्टी अपनी चीज़ें जो लोगों को बता रही है, लोग लेकर आ रही है, तो उसमें जातीय परंपरा को, व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए एक ही चीज़ हो सकता है कि अगर हम वहाँ के सदन में बैठे लोगों को अगर हम उनके चीज़ों को अगर लगातार हैमरिंग कर रहे हैं, चाहे वो जातिवादी व्यवस्था पर बोल रहे हो या फिर जो है भ्रष्टाचार पे, तो वो चीज़ जो यहाँ आ रही है उसको पहले वहाँ हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में जो इस समय सत्ताधारी दल है, उन्होंने एक चुनावी नारा दिया था कि हम उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफिया को ख़त्म कर देंगे। इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? हमें लगता है कि न मच्छर खत्म होंगे न माफिया खत्म होंगे, ये दोनों हमेशा पनपते हैं। तो मच्छर और माफिया कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, किसी सरकार में कम हो जाते हैं और किसी सरकार में समय मौसम के हिसाब से बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी को ये पता चला कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से
राष्ट्रीय समता दल के सब पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी के पदाधिकारियों की काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि उन्हीं के पहले राजनीतिक दल में थे। तो ये अचानक क्या हो गया कि ओम प्रकाश राजभर जी से कि आपकी पार्टी ने अलग होने का निर्णय ले लिया? ओम प्रकाश राजभर और उनके पार्टी के लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कितने राजभर का भला हुआ है उनके साथ। अगर ओम प्रकाश राजभर की हैसियत है चाहे उनके पार्टी के किसी वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता की, जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात करते हैं, वो सिर्फ एक चीज बता दें, गिन करके पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 10 ऐसे राजभर नेताओं का या 10 ऐसे राजभर कार्यकर्ताओं का वो बता दें कि जिनका उनसे भला हुआ हो। अगर भला हुआ है तो सिर्फ वही जो है कि परिवारवाद जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर के परिवार का ही भला हुआ है। और ओम प्रकाश राजभर के ही परिवार का नहीं, केवल एक ही बेटे का भला हुआ है। आप देखते होंगे चैनल पर 2 ही लोग आते हैं, ओम प्रकाश राजभर और शायद उनके बेटे का नाम अरुण राजभर है, तीसरा कोई नहीं आता है। उनके एक लड़के और हैं, उनको आप कभी नहीं देखे होंगे। कारण उसका है कि जो व्यक्ति अपने बेटों के बीच, अपने परिवार के बीच झगड़ा लगाने का काम करता हो, कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न करता हो जो व्यक्ति, वो समाज का क्या भला करेगा। हम अलग नहीं हुए, हमने अलग कर दिया। शशि प्रताप सिंह 18 साल, 1-2 साल नहीं, 2 दशक कर लीजिए, ओम प्रकाश राजभर का पॉकेट खर्चा है। पैसा नहीं था पैसा दिए, गाड़ी नहीं था गाड़ी दिए। और उस शशि प्रताप सिंह को ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ने, अरुण राजभर ने, पार्टी से कहा कि ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, हम ऐसे तैसे 18 साल जो पूरी जवानी दे दिया। एक लड़का पैदा होता है और 18 साल में जवान हो जाता है, और काल को आप कह रहे हैं कि लोग आते जाते रहते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर हमको नहीं निकाले, हमने ओम प्रकाश राजभर को निकाल दिया। और यही बौखलाहट है, ये राष्ट्रीय समता पार्टी की का डर उनको कह लीजिए, शशि प्रताप सिंह का डर कह लीजिए कि वो व्यक्ति जो है कि भाग करके महाराज जी के पास गया। हाँ महाराज जी, हम आपके साथ हम माने। कल तक पूजनी महाराज जी को, जो राजनीति में नहीं है, वो भी उनके जो है कि राजनैतिक ग्राफर कहते हैं, वो जो ग्राफ कर दिए यूपी में, रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 साल सत्ता में आकर उस व्यक्ति को उन्होंने कहा कि मैं गोरखनाथ मंदिर में बैठाऊंगा, लेकिन वही व्यक्ति राष्ट्रीय समता पार्टी के डर से जा करके उनके पैर में गिर गया। और इसी 6 महीना पहले घूम करके गाली दिया था, कहा कि मैं गोरखनाथ मंदिर में बैठाऊंगा। तो वो तो संत हैं, वो तो बैठ सकते हैं, वहीं से वो शुरू हुए हैं, तो वहां बैठेंगे तो उनकी बेइज्जती तो मेरे समझ से नहीं थी। लेकिन ये कहीं के नहीं रह गए राष्ट्रीय समता पार्टी की वजह से, और राष्ट्रीय समता पार्टी ने ले जाकर के नाक रगड़वाया उनके कदमों में महाराज जी के। ये राष्ट्रीय समता पार्टी है। उन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी से कोई कार्यकर्ता निकाला नहीं, उन्होंने निकाला, कार्यकर्ताओं ने उनको उठाकर फेंक दिया। और मैं एक बार कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर की अगर हैसियत होगी 2024 में आकर के लड़ लेंगे, 2027 में आकर के किला लड़ लेंगे। राजभर ऐसे नेता हैं कि भीड़ दूसरे का, झंडा इनका, मंच दूसरे का, भाषण इनका, और नेता हो गए। वो इसका रैप वाले नेता हैं। वो तो एक वो क्या बोलते हैं, गगरी कह लीजिए, जिसका कोई पेदी ओदी नहीं होता है, जिधर चाहिए पानी, जिधर थोड़ा ज्यादा डिसबैलेंस हो तो डिसबैलेंस नेता है। वो प्राकृतिक नेता नहीं है, वो पैदा हुए नेता नहीं है, वो एक डिसबैलेंस नेता है। वो थोड़ा सा आगे पीछे हुए वो नेता पैदा हो गए बोल करके। जिस आदमी को बोलने का तमीज नहीं, जिस आदमी को चलने का तमीज नहीं, जिस आदमी को खाने का तमीज नहीं, वो क्या शशि प्रताप सिंह और राष्ट्रीय समता पार्टी को निकालेगा? राष्ट्रीय समता पार्टी ने, मैं फिर कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर को निकाल दिया। अगर आज ओम प्रकाश राजभर के
लोगों की हैसियत होगी, ओम प्रकाश राजभर की हैसियत होगी, 2024 में भाई सब लड़ लेंगे। वो आपका यूपी एक्सप्रेस के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, वो आकर के 2024 में देगा, 2027 में फिर वो किसी दल को धोखा देगा वो व्यक्ति। भाजपा से हट गए, योगी जी लात मारे भाग गए, अखिलेश जी ने लात मारे हट गए। वो तो भारतीय राजनीति का वो क्या मारिश कर लीजिए ना, वो सोने का मिर्गा है कि वो ललचाता है कि मेरे पास सब कुछ है, डमरू बजाता है, केवल वोट इति करता है, उसको निकाल लेता है। बिहार में गए थे, का क्या हुआ? गांधी मैदान में 700-1000 लोग आए थे, 40,000 कुर्सी लगवाए थे व्यक्ति, पूरा पंडाल खाली। तो यूपी का देखा कि भाई महाराज जी जो उसको आज तक उनकी 17-18 साल की पॉलिटिकल जिंदगी हुई, आज तक वो मंत्री तो नहीं हो पाए। अमित शाह जी के रमो करम पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के रमो करम पर, पूजनी महाराज जी के रमो करम पर 6 महीना 2 साल वो रह गए, लेकिन उसके बाद उनकी हैसियत नहीं बन पाई कि फिर जाए। ओम प्रकाश राजभर और जो है कि एक्सीडेंटल नेता कह लीजिए। एक बहुत बड़ी समस्या जो कि जनता के माध्यम से और हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से आती है हम लोगों के पास जी जी, कि अन्ना पशुओं की समस्या अकेले बुंदेलखंड, जिसमें उत्तर प्रदेश के 11 जनपद हैं जी, एक सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग 2.5 लाख पशु जो कि गौशालाओं में बंद हैं जी। और ये बहुत बड़ी समस्या है। किसान रात भर अपने खेतों की रखवाली करता है और पशु सड़कों पे आवारा बन के घूमते रहते हैं, जिस पे राह पे चलना मुश्किल हो जाता है जी। इसे प्रत्यक्ष रूप में देखा भी गया है अपने आंखों से। अगर आपकी सरकार बनती है या चुनावी जब वातावरण आता है तो अन्ना पशु की समस्या नागरिक आपसे जरूर पूछेंगे। ऐसे में क्या कुछ योजना आपकी पार्टी ने कुछ बनाया है इससे निजात पाने के लिए? देखिए, जो पशुओं की व्यवस्था है, जो छोटे पशु हैं या जो घूम रहे हैं, गाय है, बछड़े हैं, जो गौवंश है, हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा कि गौवंश को जब तक बचाएंगे नहीं तब प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। तो उनके लिए एक विकल्प देना हो पड़ेगा किसी भी सरकार, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। और इस पर मैं वर्तमान सरकार का मैं समर्थन करता हूं कि गौशालाओं का उन्होंने अच्छा निर्माण कराया, लेकिन इसको और भी बढ़ाने की जरूरत है। और क्योंकि गौवंश अगर हत्या हो जाएगा, गौवंश नहीं रहेंगे तो हमारे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। माननीय वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि और जो इनके लिए हो सकता है, जहां तक हो सकता है, इस पर एक कार्यक्रम बनाया जाए, लोगों के बीच जागरूक किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि हर डीएम को वो कहें कि आप जो है कि लोगों के बीच गौ बंटवाने का काम, बछड़ा बंटवाने का काम निःशुल्क रूप से करें, उसका कुछ खर्च दें। इससे यह कि गौशाला पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो थोड़ा कम होंगे। और जो कि जो छुट्टे सांड घूम रहे हैं या छुट्टे जो बैल घूम रहे हैं या गाय घूम रही हैं, उससे लगाम लगेगा। जब किसान ले जाएगा, उसका उपयोग करेगा, उसके बदले में सरकार से अगर कुछ उसको धन मिल जाता है तो भूसा, चारा या जो भी जो महंगी चीज़ें आज हो गई हो तो उसको थोड़ा उनको पालने में सहयोग मिल जाएगा। या सरकार एक ऐसी सब्सिडी व्यवस्था करे कि उनको कुछ पैसा फाइनेंस दिया जाए और उस पर सब्सिडी दे करके उनको मतलब आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। अगर सांड है तो उनको अच्छे ढंग से उनको थोड़ा हाइब्रिड उनको बनाया जाए। गाय है तो उनको ज़्यादा दूध देने वाली क्षमता का जो उनको किया जाए, विकसित किया जाए, कि ताकि गौवंश अगर हमारे नहीं बचेंगे तो हमारी प्रकृति खराब हो जाएगी। और हम एक राजनीतिक के बाद एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीति अलग की चीज़ है, लेकिन गौवंश को बचाना अपनी संस्कृति और सभ्यता बचाने के लिए है। और स्ट्रिक्टली माननीय महाराज जी को सारे अधिकारियों को बुला करके कहनी चाहिए कि भाई आप इसको लोगों के बीच जाइए और बोलिए, प्रोत्साहित कीजिए कि इसका पालन व्यापक रूप से हो। गौवंश को बचाना तो अच्छी बात है, लेकिन किसान ये कहता है
कि जब जानवर दूध देना बंद कर देता है, अब उसके सामने दो स्थिति आती है, वो तो उसके लिए निष्प्रयोज्य हो जाता है। गौवंश, देखिए वही हमने बोला है कि लोगों को प्रोत्साहित करने की चीज़ है, और जब हम उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, जब उनको हम प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनको हम थोड़ा फाइनेंशियली अगर मदद नहीं करेंगे, तो किसान आज के हर चीज़ महंगा हो गया है, तो वो महंगाई से थोड़ा सा उनको रिलीफ अगर मिलेगा तो किसान उसको पालेगा भी। जो गाय दूध नहीं देती हैं या और भी जो बछड़े हैं वो अगर नहीं आगे बढ़ पाते हैं, तो उसमें ये रहेगा कि उनको एक मदद मिल जाएगी, आगे वो जो है कि अपना लगातार वो पालने का काम शुरू कर देंगे। इस चैनल के माध्यम से हम एक सवाल और भी आपसे जानना चाहते हैं जी, कि ऐसा देखने में आया है कि भारतवर्ष में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? लोकतंत्र की हत्या, मैंने अभी बताया है कि जब जो व्यक्ति अपराध से या जैसे भी करोड़ों रुपया कमा करके सांसद और विधायक बना, तो जब तक ऐसे लोगों का बहिष्कार सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, जब तक कि इनको एक इनका क्राइटेरिया नहीं निर्धारित किया जाएगा कि इनको कहाँ तक आगे जाना है, जब उनके ऊपर शिकंजा जब तक नहीं कसा जाएगा, तब तक जमीनी रूप पर जो है कि लोकतंत्र कह लीजिए चाहे जो भी कहे, वो तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाएगा। उसको हम आप रोक नहीं, उसका रोकने का ये कि अपराध रोकिए, ये अपने आप रुक जाएगा। लोकतंत्र की हत्या का मतलब यह है कि आप सच को सच भी नहीं बोल पा रहे हैं। अगर एक योग्य व्यक्ति कहीं से राजनीतिक क्षेत्र में दखल देना चाहता है, वहाँ भी उसको दखलंदाजी का शिकार होना पड़ता है। एक सामाजिक व्यक्ति अगर राजनीति में आना चाहता है, उसे भी रोका जा रहा है। तो कहीं न कहीं संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों वही मैंने बोला है कि हम भारत के लोग जिसको हमने आत्मसात किया है, जिसको उस राजनेता ने आत्मसात किया है, जो कि उसको राजनीति में आने से रोक रहा है, तो हम भारत के लोग की भावना कहाँ रह गई? ये लोकतंत्र जो हमारा संविधान के द्वारा मिला हुआ है, उसकी हत्या हो रही है और सारे के सारे राजनीतिक दल मौन साधे हुए हैं। इस पे आपकी पार्टी का क्या राय है? मैंने वही बोला है ना कि अपराधीकरण को, राजनीति से अपराध को खत्म किया जाए, तभी अच्छे लोग आ पाएंगे, तभी पनपेंगे अच्छे लोग। चूंकि वो प्लेटफॉर्म वो जाम कर दिए हैं, वो चारों तरफ से, वो समझ लीजिए कि वो उनका एकदम पूरे समाज को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, और ब्लॉक की स्तर तक कर दिया। क्यों कर दिया? कल जो व्यक्ति साइकिल से चलता था, कुछ उल्टा सीधा किया, क्षेत्र में प्रभाव जमाया, प्रधान हुआ, प्रधान से थोड़ा सा वो अपना जो है कि आपराधिक छवि बढ़ाया, जिला पंचायत सदस्य हो गया, उसका विधायक हुआ, उसके बाद सांसद हुआ, और उसके बाद जब वो जाकर के भारत के संविधान के मंदिर में बैठता है, वो उसके सामने प्रधानमंत्री और माननीय महामहिम राष्ट्रपति बैठते हैं, तो हम तो उसी दिन खत्म हो गए। और उसके बाद वो उसका जो है कि पता चला जाता अपराध का। और यही नहीं, मानसिक अपराध, शारीरिक अपराध, आर्थिक अपराध, मीडिया पर अपराध, लोगों पर अपराध, उसका बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को जब तक नहीं रोकेंगे, संविधान में एक ऐसी व्यवस्था हमको देनी पड़ेगी कि अगर जिसके ऊपर इस तरह की धाराएं हैं, आपराधिक धाराएं हैं, उनको हम पहले समाज से काटें, वोट देने का अधिकार काटें, लड़ने के चुनाव लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको वोट देने का भी राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही लोग न्यायपालिका को बरगला रहे हैं। बड़ा से बड़ा माफिया 6-6 महीने जेल में रख, अभी एक देखिए घटना आई है दिल्ली की, सतन जैन की। आप पार्टी जो अपने आप को अन्ना हजारे की पुजारी बताती है, अपना गॉडफादर मानती है, उसी का एक मंत्री दिल्ली में के तिहाड़ जेल में वो बलात्कार के अपराधी से मसाज करवा रहा है। तो पहले तो जब हम उसको खत्म नहीं करेंगे, तुरंत दिल्ली सरकार में अगर थोड़ी सी भी नैतिक जिम्मेदारी है केजरीवाल में, अगर महात्मा गांधी के पद चिन्हों को उन्होंने कलंकित किया है, जिस महात्मा गांधी के पद पर चलने का कसम उन्होंने खा करके रामलीला मैदान में खाया था,
आज उसको तार तारुआ पार्टी ने किया है। ऐसे व्यक्ति को अभी तक सस्पेंड अपने मंत्री पद से नहीं किया। बलात्कार के आरोपी से ये व्यक्ति जो मसाज करवाता है, तो हमारी लोकतंत्र की हत्या दूसरी दिन हो गई। पहली तो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति अपने मंत्री को सस्पेंड करे न करे, लेकिन अगर इस तरह से वो लिप्त है तो उसको भारत के संविधान में एक जगह मिलनी चाहिए कि अगर इस तरह से पाया जाता है तो तुरंत उसकी सदस्यता खत्म। अभी तो ये एक उदाहरण है, ऐसे पता नहीं कितने सत्यन जैन पैदा हुए होंगे, कितने सत्यन जैन जेल के अंदर में मसाज करवाते होंगे, हो न हो, और भी होता होगा, उचित खेल होती होगी। जो आदमी बलात्कारी से मसाज करवा सकता है तो क्या वो क्या नहीं ला सकता है? मैं आपके माध्यम से नहीं कहना चाहता हूँ, शब्द कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कानून लेकर आना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो आम आदमी का कल जीना मुश्किल हो जाएगा। यही लोग जो है कि कल मंत्री बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और यही लोग देश को चलाने की जिम्मेदारी, जब बलात्कारियों के का सेवादार जब ही सेवादार ही होगा, जिसका बलात्कारी सेवादार ही होगा, तो वो मंत्री कितना, अगर वो भ्रष्ट नहीं हो सकता, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। वो मंत्री कितना ईमानदार होगा, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। उसके बाद भी आप पार्टी कहती है कि नहीं वो साफ सुथरा है। आप बयान उठाकर देख लीजिए केजरीवाल का होता है, वो साफ सुथरा है। जब तक ऐसे लोगों को अगर समाज से नहीं काटा जाएगा, संविधान में संशोधन नहीं करके ऐसे लोगों को हटाया नहीं जाएगा, तो हम आप पनप नहीं सकते हैं। और जब ऐसे लोग जब होते हैं, बहुरूपीय राजनीति में पैदा होते हैं, समाज का अहित ही होता है। आपने भी महात्मा गांधी की बात कही है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि हमारे देश की आत्मा जो है गांव में बसती है। गांव से प्रतिभाओं का और लोगों का पलायन होता चला गया। इस विषय पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? प्रतिभाओं का पलायन, लोगों का भी पलायन। हाँ, लोगों का अब प्रतिभाओं का पलायन हमारे बीच शहर में रहने की लालसा पलायन का जड़ है, और इसको रोकना आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम भी एक गांव से आते हैं, छोटे से गांव से आते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई कि मैं गांव मजबूरी में छोड़ना पड़ा, गांव का मोह त्यागना पड़ा, क्योंकि व्यवस्थाएं बदलनी थी, परिवार के बच्चों को लेकर चलना था, तो गांव को पीछे छोड़ दिया। दुखद घटना है ये जिंदगी की। उसको रोकने के लिए हम गांव का शहरीकरण भी नहीं कर सकते हैं और शहर का ग्रामीणकरण भी नहीं कर सकते हैं। ये दुखद घटना है जिंदगी की। हर आदमी रोटी के तलाश में शहर की तरफ भागता है। गांव सुनना है। जो कल कुएं थे पट गए, जो पीपल जो हमारी यादों में कहा रहते थे वो सूख गए, वो मेरी आस को लेकर सूख गए कि मैं कभी लौट कर आऊँगा, मेरे जो नौजवान मेरे गांव के लोग लौट कर आएंगे, इस आस में वो पनघट सूख गए। वो गांव की गलियां तरस रही हैं युवाओं के लिए, लेकिन युवा आज अपनी महंगाई, अपनी प्रतिभाओं को लेकर के, अपनी बेरोजगारी को लेकर इतना उलझा हुआ है कि एक दिन वो शहर में जाकर शहर का हो जाता है, और जहाँ से हम पैदा हुए वो छूट जाता है कि आधे बन करके रह जाता है। ये समाज और देश के लिए बहुत दुखद घटना है। महात्मा गांधी के सपने मर गए। इसका विकल्प क्या हो सकता है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है और देखा है कि जो हमारी देश की गुलामी के पहले का जो व्यवस्था थी, शिक्षा पद्धति जो थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति जिसे नाम दिया जाता था, अंग्रेजों ने इस पर एक सर्वे भी कराया था। जी, लॉर्ड मैकाले ने कराया था। जी। हो सकता है कि जानकारी में हो आपके। और उस सर्वे में ये पाया गया कि वहाँ पे हर गांव में एक विद्यालय है जी, और उस विद्यालय में शिक्षा कैसी दी जाती है, जिसे आज के ज़माने में आर्किटेक्चर आप कहते हैं, जिसे आज के ज़माने में आप मेडिकल एक छात्र कहते हैं। इतने उच्च स्तर की पढ़ाई होती थी
तो क्या ऐसी संभावनाएं नहीं है कि उस पुरानी पद्धति को हम भारतवर्ष में लागू करें और लोगों को वहां से प्रतिभा पलायन करने से रोका जा सके? वहां पर जो हमारे शहर में जो नए कल कारखाने पैदा हो रहे हैं, वहां पे कुटीर उद्योग धंधे, हम ये नहीं कहते हैं कि गांव में कल कारखाने स्थापित हो जाएं, हम किसी भी जमीन को बड़ा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन घरेलू सकल उत्पाद जो है हमारे जो लघु उद्योग है, उनको वहां पर कुछ ऐसी योजनाएं हैं क्या आपकी पार्टी के मन में? देखिए पार्टी का विस्तार अभी हो रहा है, इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी चीज़ें दिया था और दिया भी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको एक गांव का एक प्रोडक्ट बना करके लोगों को लाना पड़ेगा। इसमें सरकारी संसाधनों को भी आना पड़ेगा। आपको याद होगा कि गांव में जब कोई व्यक्ति अगर छोटा सा अगर वो तेल पेरने वाली भी मशीन लगाता था, आटा चक्की लगाता था, तो उसकी निगाह कहाँ रहती थी कि हम खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से करा लेंगे तो 4% पर लोन मिल जाता था। लेकिन 4% लोन कराने के चक्कर में 30% वो दे चुका रहता था कमीशन के रूप में। लेकिन ये सरकार जो मैं देखा हूँ, देखिए किसी बात को कहने में शर्म नहीं होनी चाहिए। हम विरोध में है, हमारा विचार अलग हो सकता है, लेकिन कोई सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसको हमको कहने में हम गुरेज नहीं कर सकते हैं। इस पर वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सरकार है महाराज जी की, उसने एक अच्छा काम किया, बहुत अच्छा पहल किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसी तरह से हर गांव का एक छोटा छोटा गृह उद्योग करा करके और उसमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। एक सरकारी समितियां बने जो मार्केट में बेचने से बच जाए लोगों के, वो समितियां खरीद लें। उसका थोड़ा रैपर बढ़िया होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट का थोड़ा मैं अच्छा ढंग से सजा करके उसको मार्केट में अगर लॉन्च करता है, जो बच जाता है उसको सरकारी समितियां खरीद लें, फिर वो अपने ढंग से उसको बेचें। तो इसमें सरकार को इस तरह से प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमारी पार्टी क्या भाई, हमारी 6 महीने की पार्टी है, हम अपने चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम सत्ता में आते हैं फिर इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन जब तक नहीं है, वर्तमान सरकार इस पर जो काम कर रही है, हम अपनी बात अपनी राय रख सकते हैं उस चीज़ को। हर गांव में आप एक छोटा सा उदाहरण भी, मैं गुजरात में था पिछले 6 महीने पहले, तो जहाँ पे मैं ग्रामीण एरिया में मैं था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग दूध लेकर आ रहे हैं, डेयरी वाला जो आ रहा है वो अपना गाड़ी लेकर के, अमूल है और भी कई ब्रांड वहाँ के लोकल हैं, वो आ रहे हैं, लोग वहाँ से दूध ले रहे हैं, उनको पेमेंट कर दे रहे हैं। इस तरह से उस चीज़ की नकल होनी चाहिए, अच्छा चीज़ों की नकल होनी चाहिए। उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे डलिया है हमारे यहाँ की, वो हमने देखा बॉम्बे के कई होटलों में वो जो है कि मूंछ से बिना हुआ वो सर्व करने के लिए ट्रे लोग बना दिए। तो इस तरह से हमारी बहनों को, बेटियों को रोजगार मिला। जो हमारी परंपराएं थी जिससे मैं भूल चुका था, उसको दोबारा हमारे पास मिल गया। मिट्टी का जो ये टेराकोटा आज कहा जा रहा, उसको थोड़ा बढ़िया ढंग से उसको कर दिया जाए तो सर्व करने के लिए बड़ी एक मार्केट मिल सकती है, इंटरनेशनल मार्केट मिल सकती है। और अब तो गोरखपुर जैसे गवर्नमेंट का हब बन गया, एजुकेशनल हब बन गया, मेडिकल हब बन गया, तो उसी तरह से एक ग्रामीण सामानों का भी हब बनना चाहिए और हर जिले में का एक सेंटर वहाँ होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, कि जो सामान बेचना चाहता है काश्तकार ला करके वो समितियों को दे दे, भले 15 दिन बाद पेमेंट मिले, तो उसको ये लगेगा कि 15 दिन के बाद आएगा, 10 रुपया मेरे निश्चित मेरे पॉकेट में आ जाएगा। तो एक ऐसी समिति बने, सरकार को बनानी पड़ेगी। तो गांव का जो पलायन की जो अभी हमने आपने चर्चा किया है कि दर्द होता है, तो हो ना हो हम और आप चाहे जो भी हो, आपके कैमरामैन हो, तो वो कल उस गांव में जाकर के वो चीज़ तलाशने लगे, तो सरकार उस गांव का जो है कि पलायन रुक जाएगा, गांव का आधुनिकीकरण हो जाएगा, भाई पैसा मिलेगा, समय से लोग अपना काम करेंगे, डेयरी है, दूध है, अपना लोकल प्रोडक्ट बना, अगरबत्ती है, माचिस है, छोटे छोटे लोग उद्योग खड़ा करेंगे। तो वो जो है कि आगे लोगों का जो पलायन है, पलायन भी रुक जाएगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सरकारी समितियां जो बनाई जाए उनको जो है कि कम पैसे में
मामूली रेट पर उनको खर्च भी, उनको प्रोडक्शन में अच्छा मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो बाकी अपने मार्केट में ले जाकर बेचें, या फिर सरकार का पूरा प्लेटफॉर्म है, वो कहीं उसको वही ये कर दे, भैया आप आइए मेरे यहाँ खरीदिए, ये चीज़ आपको मिलेगा। तो गांव से पलायन रोकने के लिए एक ये है कि पहले वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वहाँ उनको छोटे छोटे पैसे, थोड़े थोड़े पैसे दे करके उनको उद्योग शुरू कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में उनको जागरूक किया जाए। तो बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भी जान गए हैं। भाई हम लोग तो उस समय कहें जब गांव में केवल वो क्या नाम है, वो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और चट्टी बोरे पर लोग बैठ करके पढ़ते थे। तो जब वो पैदा होते, जब वो चट्टी बोरा पर बैठ करके एक लेवल पर पहुंच गए, डायरेक्टर हो गए, विधायक हो गए, किसी विभाग के चेयरमैन हो गए, तो जो अब वो नहीं मिल पा रहा है, वो गांव नहीं दे पा रहा है, वो शहर देना शुरू कर दिए, क्योंकि गांव के लोग शहर अब उनको पैदा कर रहा है, कोचिंग शुरू हो गया। लेकिन हमारे आपके जमीन तो कोचिंग था नहीं, वो चट्टी बोरा वाले लोग थे, लेकिन बहुत तेज हुआ करते थे। तो हमें लगता है कि अगर छोटे छोटे प्रोडक्ट को अगर लाया जाए मार्केट में, और समिति के माध्यम से अगर यूपी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अगर बेचने का ही प्रयास करती है, तो गांव से पलायन रोकने का, अब गांव में औद्योगिकरण, गांव का औद्योगिकरण और गांव का पलायन दोनों एक साथ ही हो जाए। पलायन भी रुक जाएगा, औद्योगिकरण भी हो जाएगा। हमारी बहन बेटी, हमारे भाई जो गांव की तरफ, शहर की तरफ जाना चाहते हैं, वो गांव में रुक जाएंगे। यही एक रोकने का तरीका हो सकता है। संक्षेप में आपसे कुछ और बातें जानना चाहेंगे जी। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, आपने बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए बताया। एक बहुत अच्छे सामयिक कवि थे, उन्होंने कहा था कि राजनीति के ऊपर ही बोला था कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझको मालूम है कि पानी कहाँ पे ठहरा हुआ होगा। क्या ये प्लान बना देने से जो सरकारी योजनाएं अभी पहले से चल रही हैं, या जो आप बता रहे हैं कि गांव के लिए कुछ योजनाएं बननी चाहिए, आपको क्या लगता है कि वो योजनाएं अमली जामा तक पहुंच जाएंगी? नंबर 1 बात, आज के डेट में जबकि हम देखते हैं बुंदेलखंड में खाद जो है ब्लैक में मिल रहा है। बुंदेलखंड पूरे के पूरे, मैं बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ब्लैक में खानों जो है किसानों को खाद मिल रहा है। और अपने शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो हमारा कुकिंग गैस होता है जो महिलाओं का, वो बुक कराते हैं, और बुक कराने के बाद उनको डीलर कह लीजिए, ये लोग जो भी गैस की एजेंसियां हैं उसको बेच दिया करती हैं। और एक कोई भी सरकारी आप योजनाएं ले लें, जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना ही ले लेते हैं, मान लीजिए 12 रुपये में 2 लाख का बीमा है योजना। किसान दुर्घटना बीमा योजना है, मनमोहन सिंह जी का है। क्या ये आम आदमी तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है? क्या वजह है इसमें, बड़ी वजह क्या है इसमें? देखिए, वही मैंने आपसे बताया कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। सरकार कोई भी हो, कल हम भी सरकार में हो सकते हैं, आज भाजपा है, कांग्रेस भी हो सकती है, बसपा भी थी। मेरे कहने का मतलब है कि अगर सरकार को अगर कोई योजना लागू करना है तो सरकारी ईमानदारी से, कोई भी सरकारी ईमानदारी से लागू करते हैं। बिचौलिए हैं, उनको भी चिन्हित करने का काम करना है, सरकार का दायित्व है। और जब तक उसका चिन्हित नहीं किया जाएगा ऐसे लोगों, ऐसे चेहरों को, चाहे जिस क्षेत्र में हो, भ्रष्टाचार समाज के, भ्रष्टाचार और समाज एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बात समझिएगा, भ्रष्टाचार और समाज एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ समाज है वही भ्रष्टाचार, और जहाँ भ्रष्टाचार वही समाज। अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो समाज को जागरूक करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा। अभी मेरे पास एक मामला आया था, किसी ने कहा कि भैया और 20,000 रुपया लोग ले रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। हमने कहा भैया काहे आप देते हो, किस बात के लिए देते हो, मूर्ख तो तुम हो भाई। जो देता है तो आपको अगर लेखपाल कहता है कि पैसा चाहिए, प्रधान कहता है तो भाई कह दो, मेरा मत करो आप। सरकार तो कहती है ना, फोटो खींचिए और आप मेरे वेबसाइट पर डाल दीजिए, जिला अधिकारी बैठा आप उसको दे दीजिए। तो जिला अधिकारी तो 10-20 हज़ार का कुछ तो नहीं लेगा ना, बाबू ले सकता है। मैंने कहा था बाबू लेता होगा, लेकिन लेता है तभी लोग कहते हैं।
लेखपाल लेता तभी लोग कहते हैं। तो भाई वहां तक जाओ मत, कल मेरा मत करो। लेकिन हम एक इतने किसी चीज को फ्री पाने में उतावले हो जाते हैं कि उस चीज को भूल जाते मैं हूं क्या है। हाँ, एक चीज है कि आप गलत मत कीजिए। आप मीडिया से हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र से हैं, हम गलत ना करें। सरकार किसी की भी हो, अगर अच्छी चलती है तो उसका जो है कि एक मदद कीजिए लोगों का, सरकार की मदद कीजिए। और समाज सरकार की मदद करें और समाज का मदद होगा। तो हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। सरकार को इस पर एक कंपनी चलाने की जरूरत है, एक व्यवस्था चलाने की जरूरत है। पेपर के माध्यम से, चाहे जैसे माध्यम, एक माध्यम होना चाहिए, आपके माध्यम से होना है। यूपी एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है ना। अभी एक कल नगर निकाय के चुनाव की सभी जनपदों की लिस्ट जारी हुई है। जी जी जी। इस चुनाव के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी का इसमें क्या रुख है और पार्टी इसमें क्या अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। देखिए, अभी इस महीने के अंतिम में हमारे यहाँ राष्ट्रीय परिषद का बैठक होने वाली है। क्योंकि जो फैसला राष्ट्रीय परिषद का होगा, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा, उसको सबको मानना पड़ेगा। और हमें लगता है कि अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय शशि प्रताप सिंह जी ने भी ये घोषणा किया है। अभी हमने आज देखा, कल शायद वो बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन जहाँ पर हमारे संगठन का विस्तार नहीं है वहाँ पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व चाहे सपा का समर्थन करे, चाहे जिसका भी करे, सपा का भी करता है तो हम उनके साथ रहेंगे। जहाँ पर हमारे लोग मजबूत हैं वहीं पर हम चुनाव लड़ेंगे। अभी चूँकि 6 महीने की पार्टी है, उतने विस्तारित नहीं हो पाई है, उतना विस्तारित रूप नहीं दिया जा सका है, तो इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इतना ही कह सकते हैं कि हम जितने भी सीटों पर लड़ेंगे मजबूती के साथ लड़ेंगे और आगे बढ़ करके हमारे कार्यकर्ता उन प्रत्याशियों की मदद करेंगे, चाहे वो सभासद में, चाहे निकाय का कोई भी चुनाव लड़ें, हम उनकी मदद करेंगे कि आगे बढ़ेंगे और पार्टी को पहली बात तो हम पार्टी को मजबूत करेंगे, उसके बाद तब कुछ करेंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा किया है। यूपी एक्सप्रेस चैनल की पूरे भारत के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय का संदेश आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम इस राजनीतिक दल के उज्जवल भविष्य की सुखद कामना भी करते हैं, क्योंकि आपके लक्ष्य, आपकी बातें, आपके पार्टी की जो मंशा है, बहुत ही बेबाकी से आपने प्रस्तुत किया है, बहुत ही ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। हम फिर एक बार चाहेंगे कि इस चैनल के आप स्टूडियो में एक बार फिर आएंगे और हम आपसे कुछ नए सवाल करेंगे, कुछ नई चीज़ें जानेंगे। तब तक ये निकाय का चुनाव भी लगभग नज़दीक आ चुका रहेगा। जी जी जी। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने के पहले अभी एक उड़ती हुई मीडिया में जो खबर आई है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय संयोजक महोदय के बीच में कुछ आपस में कुछ वैचारिक मतभेद, हम कह सकते हैं वैचारिक मतभेद कुछ चर्चा में आया। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, हमारे यहाँ वही लोग हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रीय समता हमने जो है कि ओम प्रकाश राजभर के लोग कह रहे हैं कि मैंने शशि प्रताप को निकाल दिया। वही ये भी चर्चा कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय शशि प्रताप सिंह जी में मतभेद हुआ। मतभेद होता क्या है? अटल जी में भी हुआ करता था, हम लोग बच्चे थे